धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण्य आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी। स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका AK कैंपस के YouTube चैनल पे। मैं नवीन हाजिर हूँ एक नए टॉपिक धोरों के साथ। राजस्थान के कण कण में वीर गाथाएं बसती है। कन्हैयालाल जी सेठिया की ये कविता धरती धोरारी हमारे अंदर भी ऐसा ही वीरता भर देती है, और हमें इसी वीरता के साथ में ऐसा अध्ययन करना है कि हर बात हमारे दिल में उतर जाए। कहाँ उतर जाए? हमारे दिल में। जैसा हमें हमारा नाम याद रहता है, ऐसे ही हर बात हमारे टॉपिक की हमें याद रहनी चाहिए। पढ़ना ऐसा है कि दिल में उतर जाए। तो दोस्तों इसी जोश के साथ में शुरू करते हैं आज का टॉपिक, धोरे या बालू का स्तूप। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा भौतिक प्रदेश आता है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल में सबसे महत्वपूर्ण आता है बालू का स्तूप। क्या होता है, क्या है बालू का स्तूप? बालू का स्तूप जो होता है वो रेत का पहाड़ है। क्या है? रेत का पहाड़। जैसे हमने चट्टानों के पहाड़ अरावली पर्वतमाला में देखे थे, उसी प्रकार रेगिस्तान के अंदर भी पहाड़ है, लेकिन वो किसके? रेत के, बालू के। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको सीखना है, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में राजस्थान के पश्चिमी भौतिक प्रदेश से जो सवाल आते हैं वो किस पे आते हैं? बालू का स्तूपों पे। बालू का स्तूप क्या होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनके प्रकार क्या है, मुख्यतः यही तीन चीजें पूछी जाती है। तो बालू का स्तूप जो होता है, जैसे हमने देखा था कि एक रेत का पहाड़ है या एक रेत का टीला है। अब जो हवा है राजस्थान के अंदर, जो हवा है पूर्वी पश्चिमी दिशा से बहते हुए अपने साथ रेत के कण लेके बहती है और एक जगह पे आके छोड़ देती है। धीरे 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 ये रेत के जो कण हैं ये इकट्ठा होते 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 एक पहाड़ की आकृति में खड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। स्तूप शब्द का दूसरा अर्थ होता है टीला या पहाड़। तो दोस्तों यह जो बनते हैं, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अपर्दन और निक्षेपण। बालू का स्तूप बनने की जो क्रिया है उसे अपन क्या बोलते हैं? अपर्दन और निक्षेपण। दोस्तों आंधी आने के बाद में हम सब ने अपने घर में देखा है कि एक रेत की परत हमारे आंगन पे, हमारी छत पे बन जाती है। यह रेत की परत क्या है वास्तव में? यह रेत की परत हवा के द्वारा निक्षेपण का कार्य है। हवा के द्वारा क्या है? निक्षेपण का कार्य। अब होता है क्या है कि हवा जो है, हवा एक स्थान से बहेगी, अपने साथ रेत के कण उठा लेगी, इसे अपन बोलेंगे अपर्दन। अपर्दन क्या होता है? कटाव, जिसमें क्या होता है? हवा जो है अपने साथ में रेत के कण एक जगह से उठा लेती है, फिर अपने साथ में लेके इनको बहती है, फिर धीरे 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 इसकी गति कम होती है, तो एक दूसरे स्थान पे आके क्या होती है? इन रेत के कणों को छोड़ देती है। उस छोड़ने को क्या बोलेंगे अपन? निक्षेपण। ठीक है, तो रेत के टीले बनने की प्रक्रिया या बालू का स्तूप बनने की प्रक्रिया क्या होती है? अपर्दन और निक्षेपण। अब ऑप्शन जो हमारे आते हैं, सवाल पूछा जाता है कि बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, तो उसमें ऑप्शन में अपर्दन भी दिया रह सकता है, निक्षेपण भी दिया रह सकता है। मुख्य रूप से होता निक्षेपण है, लेकिन जो निक्षेपण होता है वो अपर्दन के साथ ही होता है। तो ये दोनों है। ठीक है, निक्षेपण अगर ऑप्शंस में ना हो तो अपर्दन हम कह सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों बालू का स्तूप क्या होता है, बालू का स्तूप कैसे बनता है, इनको दिल में उतारने के बाद में अब दो महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि बालू का स्तूप जो है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की कितने भूभाग में पाए जाते हैं। पटवार 2016 में एक सवाल पूछा गया था कि पश्चिमी राजस्थान पर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के कितने भूभाग पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते।
तो कितना प्रतिशत भूभाग है वो? 41.5% भूभाग पर स्तूप नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, 41.5% भूभाग पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। इस भाग पर क्या पाया जाता है? परतदार चट्टानें पाई जाती है, परतदार चट्टानें। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, लाठी सीरीज। अब इस पे सवाल पूछा जाता है कि जो बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है, यहां पर लाठी सीरीज है, ये क्या है? लाठी सीरीज क्या है? एक भूगर्भिक जल पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी। यहां पर क्या है कि सेवण घास की पाई जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इस भूगर्भिक जल पट्टी पर सेवण घास भी पाई जाती है। और यह जो दोस्तों जगह है, हमने अभी सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार पाए गए। तो प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार जो पाए गए हैं वो इसी भूभाग पर, ये बालिका स्तूप रहित भूभाग पर ही पाए गए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लाठी सीरीज के बाद आता है अपने एक और महत्वपूर्ण बात, रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च हो क्या रहा है कि अपने राजस्थान के अंदर पश्चिमी भाग से पूर्वी भागों के अंदर रेगिस्तान जो है वो धीरे धीरे क्या आगे बढ़ रहा है। इन भागों से धीरे धीरे रेगिस्तान क्या बढ़ रहा है? आगे। हम सभी जानते हैं कि जो राजस्थान है यह पछुआ पवनों के क्षेत्र में आता है, पछुआ पवनों के क्षेत्र में, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जब ये बहती है तो यहाँ से जो रेत के कण हैं, यहाँ से जो बालू रेत है, इसको साथ लेके जाती है और ये पूर्वी भागों में रेत ले जाके क्या कर देती है? छोड़ देती है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो रेगिस्तान है इसका क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, मार्च कर रहा है, या कह सकते हैं ये क्या है कि अपने आप को क्या है? पूर्वी भाग में विस्तारित कर रहा है। हमें ध्यान रखना। अब ये मार्च जो शब्द है यह अंग्रेजी मार्च से बना है। अंग्रेजी मार्च महीना भी है और अंग्रेजी में मार्च एक शब्द की है जिसका मतलब क्या है? कूच करना। जैसे सेना की बटालियन कूच करती है, वैसे रेगिस्तान भी क्या है? पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग में कूच कर रहा है और इससे खेती पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि यह कब किस समय सबसे अधिक कूच करता है। तो ये मार्च से जुलाई महीनों में, मार्च से जुलाई महीनों में, जिस समय हमारे इस पश्चिमी भूभाग पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, उस समय होता है क्या है कि हवा बहुत अधिक गर्म होती है। गर्म होने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत गति से बहती है और ये ज़्यादा बालू के कण अपने साथ में आगे की ओर लेके जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि मार्च से जुलाई के समय, अब ये याद रखने में भी काम आएगा, मार्च से मार्च दोनों मैच हो जाएगा। तो मार्च से जुलाई के समय में, या फिर याद रख सकते हैं गर्मी के समय में ये अधिक होता है। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे, बालू का स्तूप के प्रकार या धोरों के प्रकार। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बालू का स्तूप के जो मुख्य प्रकार है उन सभी के चित्र आपके सामने हैं। हम इन सभी को एक एक करके धीरे धीरे लेंगे। तो इसमें जो मुख्य प्रकार हैं पहले वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अनुदैर्ध्य या रेखीय धोरे, उसके बाद अनुप्रस्थ धोरे, फिर तीसरा आता है बरखान या अर्धचंद्राकार धोरे। जो मुख्यतः हम ज़्यादातर धोरे की कल्पना करते हैं वो जो धोरे होते हैं वो बरखान प्रकार के या अर्धचंद्राकार के प्रकार के धोरे होते हैं। अब इसके बाद जो है वो सारे बरखान के ही परिवर्तित रूप है। इसमें एक आ जाएगा परवेलिक, फिर आ जाएगा तारा धोरा, फिर आ जाएगा नेटवर्क धोरा, फिर आ जाएगा बरखोनोइड्स धोरा। तो अब दोस्तों सभी को एक एक करके अपने लेते हैं। तो दोस्तों पहला बालू का स्तूप का प्रकार जो है वो अनुदैर्ध्य या रेखीय या शीफ प्रकार के धोरे। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें क्या होता है कि धोरे का जो निर्माण होता है वो हवा के समानांतर होता है। जैसे हवा बहेगी तो अपने मध्य
धोरे का निर्माण करती चलेगी। ठीक है, अब इसमें हमको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि इनके मध्य जो दूरी होती है वो अधिक होती है। ये जो बीच में गैप है ये क्या होता है इनके अधिक, ये हो जाएगा दोहरा, ये दोहरा दोहरा, बीच में दूरी होगी। अब होता है क्या है कि वर्षा के समय में इन क्षेत्रों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में रण या खड़ीन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि रण या खड़ीन किस प्रकार के बालू का स्तूपों में बनती है, तो अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूपों में बनती है। अब इनका जो क्षेत्र है यह रेगिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं और मुख्य जो जिले हैं वो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर है। तो ये ध्यान रखना है कि रेगिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में ये मुख्यतः पाए जाते हैं और इनके मध्य खड़ीन या रण पाई जाती है। और एक और बात ध्यान रखनी है, पटवार में पूछा गया था कि सीफ क्या है, सवाल यही आया था कि सीफ क्या है। तो सीफ क्या है, एक बालू का स्तूप का एक प्रकार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि रेखीय बालू का स्तूप को सीफ नाम भी दिया जाता है। अब दोस्तों आते हैं दूसरे धोरे के प्रकार, अनुप्रस्थ धोरा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इनमें क्या होता है कि जो हवा है वो धोरे के समकोण पे चलती है। इससे पहले हमने देखा था अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि हवा धोरे के समानांतर चल रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हवा धोरे के समकोण पे या 90 डिग्री एंगल पे चल रही है। अब यह जो है ये राजस्थान के रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है। रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य जिले कौन कौन से आ जाते हैं अपने, दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। लेकिन कुछ इनमें जो है वो चूरू में और झुंझुनू में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपको स्पष्ट हो गया कि हवा के समकोण पे, ठीक है, धोरे के हवा क्या होती है, समकोण पे आती है। तो दोस्तों अब जो तीसरा धोरों का प्रकार आता है वो बरखान या अर्धचंद्राकार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इनका आकार जो होता है वो अर्धचंद्राकार आकार के होते हैं और इसमें दो भाग जो होते हैं वो कुछ तिकोने होते हैं, तिकोने या तीखे होते हैं, जिसे श्रृंग कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात होती है, यह जो है ये हमेशा गति करते रहते हैं। बरखान प्रकार के जो धोरे होते हैं यह क्या है, बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, हवा के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही साथ ये रंध्र युक्त होते हैं, इनके बीच में कणों के मध्य में क्या होता है, छोटी छोटी छेद होती है, कहते हैं हवा पाई जाती है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी कि यह राजस्थान में मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं और सबसे अधिक मात्रा में चूरू जिले में पाए जाते हैं। सबसे अधिक किस भाग में पाए जाते हैं, शेखावटी क्षेत्र के चूरू जिले में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या इनके साथ में भी एक खास बात ये होती है कि इनमें वर्षा का जो जल है वो इस भाग में इनके आगे इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, शेर या सरोवर। ये ध्यान रखना है कि शेर या सरोवर मुख्यतः किस प्रकार के धोरों के मध्य पाए जाते हैं, तो वो बरखान, कभी कभी यह अनुप्रस्थ धोरों के मध्य पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय किसके मध्य पाए जाते हैं, बरखान प्रकार के धोरों के मध्य। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं चौथे प्रकार के धोरों में। अब इसके बाद जितने भी धोरों के प्रकार है वो ज़्यादातर इसी बरखान प्रकार के धोरों के ही परिवर्तित रूप है। मुख्यतः जो धोरे के प्रकार पाए जाते हैं वो तीन ही, एक अनुप्रस्थ, एक अनुदैर्ध्य और तीसरा बरखान। अब बाकी जितने आगे हम देखेंगे वो सारे बरखान प्रकार के धोरों के परिवर्तित रूप है। तो प्यारे दोस्तों, धोरों की जो बात है दिल में उतर रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि आपके दिल में बैठ जाए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक में चौथा जो धोरों का प्रकार होता है परवलयिक। जैसे मैंने अभी बताया था कि बरखान धोरों का ये परिवर्तित रूप है। तो इनमें क्या होता है कि जो तिकोनापन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा लंबा हो जाता है। होता क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हवा जो होती है
यह हवा इसके मध्य भाग को क्या आगे लेके चली जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति रहती है तो वो क्या है कि हवा के मार्ग में अवरोध पैदा कर देती है, जिससे ये तिकोनापन जो है ना ये इसका लंबा हो जाता है। इसकी वजह से इनका आकार जो है परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें बात ध्यान रखनी है कि यह भी शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें मुख्य जिला जो है वो झुंझुनू है। ये बात जो है ध्यान रखनी है, मुख्य जिला कौन सा है, झुंझुनू। और इनका जो आकार है, जैसे जैसे महिलाओं की हेयर पिन होती है वैसा ही इनका आकार होता है। आप सभी ने देखी होगी हेयर पिन आकार के ये होते हैं। तारा बालू का स्तूप जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, होता क्या है कि अर्ध चंद्राकार स्तूप या बरखान स्तूप जो है यह एक साथ तारे की आकृति में खड़े हो जाते हैं या निर्मित हो जाते हैं। तारे की आकृति में होता क्या है कि इनका निर्माण क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ हवाएं जो होती है वो अलग अलग दिशाओं से आके मिलती है, उसके कारण इनका निर्माण हो जाता है। अब राजस्थान में यह मुख्य क्षेत्र जैसलमेर के मोनगढ़ और पोखरण में, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा पोखरण का। पोखरण जो है वो हमारे लिए बहुत रणनीतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो कमेंट करके हमें बताएं कि पोखरण का हमारे भारत के लिए क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो यह तारा बालू का स्तूप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर के मोनगढ़ और पोखरण में, और साथ ही साथ में यह गंगानगर की सूरतगढ़ तहसील में भी पाए जाते हैं। अब इनमें क्या होता है कि यह भी अर्धचंद्राकार प्रकार के ही होते हैं, बस इनका जो आकार जो होता है यह तारों के समान हो जाता है। अगला बालू का स्तूप है वो नेटवर्क प्रकार का बालू का स्तूप। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इनमें क्या होता है, एक साथ अर्धचंद्राकार बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप का समानांतर एक साथ ही मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है। राजस्थान में ये मुख्यतः चूरू जिले में और हरियाणा के हिसार जिले में ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक साथ क्या है, समानांतर बरखान धोरे जो है वो पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप। तो अब दोस्तों आखिरी प्रकार का धोरा बरखोनोइड्स धोरा, जैसा कि नाम में भी आ रहा है बरखोनोइड्स, बरखान का ये परिवर्तित रूप है। बरखान हमने देखा था अर्धचंद्राकार धोरे होते हैं। अब उनमें क्या होता है कि इनके पीछे से हवा आती है और इनके ये गोलाई को क्या है, समानांतर कर देती है। तो यह किस प्रकार के बन जाते हैं, ये अनुप्रस्थ प्रकार के धोरे बन जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन में आपके स्पष्ट हो रहा है, इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, कैसा, अनुप्रस्थ जैसा, एक दूसरे के समानांतर ये बन जाते हैं, या हवा के यह समकोण पे आ जाते हैं। और यह मुख्यतः बीकानेर के देशनोक में और नागौर की डीडवाना कुचामन झीलों के आसपास और कुछ जैसलमेर में भी पाए जाते हैं। तो बरखोनोइड्स धोरे यह अर्धचंद्राकार धोरों का ही परिवर्तित रूप होता है, जो राजस्थान में देशनोक बीकानेर में और नागौर के अंदर कुचामन और डीडवाना झीलों के आसपास पाए जाते हैं। तो इसी के साथ अपना धोरों का टॉपिक पूरा होता है। धोरों को हमने पूरी तरीके से अपने दिल में बिठा लिया, धोरा क्या होता है, धोरा कैसे बनता है, धोरों के प्रकार क्या होते हैं। अब धोरों के जो सवाल है वो भी हमने देखे थे। तो धोरों के सवाल जो आते हैं मुख्यतः प्रकार से ही आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको यह चीजें दिल में उतार लिए, तो अब मेरे एक सवाल का आपको जवाब देना है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सब प्रकार के धोरे पाए जाते हैं? आपको इसका आंसर कमेंट करके हमें बताना है कि ऐसा कौन सा राजस्थान का जिला है जिसमें सब प्रकार के धोरे पाए जाते हैं। दोस्तों आपने धोरों के टॉपिक को अपने दिल में उतारा, इसके साथ ही हमारा वीडियो ये अभी पूरा होता है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम और लेके आते रहेंगे और इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि चीज़ें आपके दिल में उतर जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।